हाय, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज। इसमें हम अक्टूबर नवंबर के सेकेंड वीक का फर्स्ट लेक्चर ये है और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐसे हैं। ये टॉपिक्स कुछ 15, वी हैव 15 टॉपिक्स अराउंड एंड देखते हैं कि वो सारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ई कलेक्टर। ये एक नया ई गवर्नेंस के का पार्ट है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज ये अक्सर पूछी जाती हैं क्योंकि पॉलिटी के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। डिजिटल शक्ति 4 ये एक नया स्कीम है। नया स्कीम नहीं, एक्चुअली ये 4 यानी कि फोर्थ फेज है इसका। सुगम्य भारत अभियान। इस सुगम्य का मतलब ही सुगम्य का मतलब होता है ईज विथ ईज, समथिंग विथ ईज। तो जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ये स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी क्योंकि अभी फिर से ओल्ड स्कीम जो है पेंशन वाली वो फिर से लॉन्च की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे क्योंकि नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। देन ग्रीन वॉयज, मार्क पोर्टल, फ्रेंड शोरिंग ये एक नया टर्म है जो जानना चाहिए हमें। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंस कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन तो एक्चुअली एक ग्रीन टॉपिक है जो हमेशा ही बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईपीआरडी। देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड अग्रीमेंट। इंडिया ने अभी कई सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करने वाले हैं इंडिया। प्लस यूए के साथ हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। यूके के साथ हमारी बात चल रही है, ईयू के साथ हमारी बात चल रही है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। G20 की इंडिया ने अभी प्रेसिडेंटशिप ली है। तो G20 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव तो इसी का एक पार्ट है ये भी। उसी से रिलेटेड है, नॉट पार्ट, उसी से रिलेटेड है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज ई कलेक्ट्रेट, यानी कि फर्स्ट ई कलेक्ट्रेट के बारे में बात की जा रही है। सहरसा, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है सहरसा, जहाँ पे इसको जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो पेपरलेस हो गया है। वहाँ पे सारे काम पेपरलेस होंगे। अब पेपरलेस क्यों ज़रूरी है या फिर उसका क्या फ़ायदा है, इससे हम समझ सकते हैं कि जब पेपर वर्क होता है तो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी उसके अंदर कह सकते हैं कि लूप होल्स होते हैं, प्लस करप्शन होता है। आपको अगर किसी ऑफिस में जाना है और वहाँ पे अगर पेपर वर्क है तो इट विल बिकम अ हेडेक फॉर यू। तो इसलिए पेपरलेस होने से काम हमारा काफ़ी इजी हो जाता है। प्लस पेपर एक पेड़ कटने से भी बनता है तो हम पेड़ों को भी बचा सकते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें, ये सारे इसके फ़ायदे हैं पेपरलेस होने के। उससे गवर्नेंस इजी हो जाता है। प्लस आपको किसी प्यून के चक्कर में नहीं भागना पड़ेगा। दैट बिकम्स वेरी, आई मीन कह सकते हैं कि काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है जब आप किसी प्यून के आगे पीछे भाग रहे हैं एक पेपर वर्क के लिए। तो ग्रेट इंडियन रेड टेप इसी को कहते हैं। रेड टेप का मतलब ही होता है जब काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो अगर आपके काम के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। तो इसको ऑब्वियसली आज़ादी के काफ़ी समय बाद जब पॉलिटिक्स में चेंज होता है 2014 में एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ये जो रेड टेपिज्म है वो कम हो रहा है। ई ऑफिस इनिशिएटिव, ऑब्वियसली जो ई ऑफिस इनिशिएटिव है वो वही चीज़ इसी ई गवर्नेंस का पार्ट है, यानी कि जो गवर्नेंस है, जो ऑफिस वर्क है उसको पेपरलेस किया जाए। दिस इज द मोटिव, राइट। तो फर्स्ट जो इडुक्की इन केरला बिकेम द फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट इन 2012 एंड हैदराबाद जो कि 2016 में ऐसा दूसरा बना था, राइट। तो इस तरीके से जो पहला वो केरला में बना पूरे इंडिया में, और बिहार का पहला जो है वो सहरसा में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। उसके बाद इससे गवर्नमेंट को इफ़िशिएंटली काम करने में मदद मिलती है। गवर्नमेंट का जो काम है काफ़ी इफ़िशिएंट एंड फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं? हमें पता है कि हमारी जो जुडिशियल का मतलब ही हमें समझ में आ रहा हो कि जुडिशरी से रिलेटेड कुछ है। क्वासी का मतलब होता है जो कि फुल्ली जुडिशियल पर्पस के लिए ना हो, राइट। नाउ द थिंग इज कि जब भी हमारे हमारी जो जुडिशरी है वो ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी बर्डन है, काफ़ी केस पेंडिंग्स है। लाइक 4 करोड़ केसेस पेंडिंग होने वाले हैं। 40,000 केस जो है अराउंड सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे मेथड्स बनाए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स लाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई हैं, लोक अदालत बनाए गए हैं। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जांपल्स हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको इजी एंड फास्ट उसको एजुडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम जुडिशरी का वेट नहीं कर सकते क्योंकि जुडिशरी के पास बहुत काम है, प्लस बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं वहाँ पे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की आई मीन जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है, राइट। अब इसमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, या तो कोई या तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, जैसे ट्रिब्यूनल्स है,
ठीक है ना। ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323A B, राइट, A and B, इसमें दो ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है आर्टिकल 323 में, राइट। इसमें ट्रिब्यूनल फॉर ए जो है आर्टिकल 323A, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है। आर्टिकल 323B इसमें अदर पर्पस के लिए ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि जैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपसे रिलेटेड अगर कोई केस होता है या फिर आपके ऊपर केस होता है तो वो मैटर सीधे कोर्ट में नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा ट्रिब्यूनल में, राइट। जैसे आर्म फोर्सेस के लिए भी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, राइट। सेम वे, क्योंकि हर चीज़ को हम जुडिशरी के पास नहीं ले जा सकते, इसीलिए ये सारे ऐसे इंतजाम किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर पर्पसेस आर्टिकल 323B, राइट। अब क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी एक ट्रिब्यूनल की तरह ही काम करता है, ठीक है। देन और भी जैसे NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। उसके ऊपर अगर कोई केस है वहाँ पे तो उसको NGT विदिन 6 मंथ्स उसको एडजुडिकेट करके देगी, क्योंकि इन्वायरमेंट का मैटर ऐसा है जिसके लिए हम सालों साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल वेट नहीं कर सकते, वरना कोई उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा केस करने का। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, लोक अदालत के बारे में जस्ट अभी मैंने चर्चा की। फाइनेंस कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं और जहाँ पे मैटर कोर्ट में न जा करके इनके पास जाता है और उनका फास्ट रेजोल्यूशन किया जाता है, राइट। डिजिटल शक्ति 4.0। अब डिजिटल शक्ति से आपको समझ में आ रहा हो कि डिजिटल तो डिजिटल ही है, शक्ति यानी कि एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो ये विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। और क्योंकि विमेन को बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लॉइट किया जाता है डिजिटली, उसकी उसी से उनको बचाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको डिजिटल लिटरेसी देने के लिए ये ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, राइट। इसके लिए इसके अंदर है क्या, साइबर पीस फाउंडेशन एंड मेटा। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि आखिर किसने इसको लॉन्च किया। NCW जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसने लॉन्च किया डिजिटल शक्ति 4.0, जिसका फेज 4 है ये। कोलाबोरेशन विद साइबर पीस फाउंडेशन एंड मेटा, मेटा तो फेसबुक का ही है, एंड साइबर पीस फाउंडेशन। अब फेसबुक पे इसलिए, फेसबुक इसलिए क्योंकि फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा होता है और वो ईजिली लोगों तक पहुंच सकता है, उसकी रीच बहुत ही ज़्यादा है, राइट। 2018 में इसको स्टार्ट किया जाता है। रेज द अवेयरनेस लेवल ऑफ द ऑन द डिजिटल फ्रंट, यानी जो हमारे विमेन हैं जो डिजिटली एक्टिव हैं उनको अवेयर करने के लिए कि उनके राइट्स, उनकी प्राइवेसी, इन सारी चीज़ों को अवेयर करने के लिए उनको ये स्कीम लाई गई है। इट एम्स टू इंश्योर द सेफर साइबर स्पेस फॉर विमेन, राइट। साइबर सेफ्टी ट्रिक्स एंड टिप्स इसमें बताए जाते हैं। ये हमारा डिजिटल शक्ति 4 है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि डिजिटल शक्ति 4 जो है रिलेटेड टू वुमेन है, ठीक है। NCW यानी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो इसको लॉन्च करती है। लॉन्च के लिए कौन कौन इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, मेटा यानी कि फेसबुक एंड साइबर पीस फाउंडेशन, तो ये सारे मिलके इसको लॉन्च करते हैं। 2018 में ये लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद है सुगम्य भारत अभियान। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा, सुगम्य का मतलब ही होता है कोई भी काम अगर आसानी से हो जाए उसको सुगम्य कहते हैं। आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पे एक बच्ची, आई थिंक यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक बच्ची है जो कि व्हील चेयर पे है। तो ऐसे बहुत सारे जगह जगह होती हैं जहाँ पे व्हील चेयर, अब हम तो पैदल चढ़ के जा सकते हैं, वी आर फिट, तो हम चढ़ के जा सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते। अगर वो व्हील चेयर पे हैं भी तो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे व्हील चेयर वाले, है ना, वो तो दैट्स इम्पॉसिबल फॉर देम। तो इसके लिए उनके उनके लिए जो बसेस होनी चाहिए, जो मेट्रो होनी चाहिए, जो ट्रेन होनी चाहिए, वो इतनी इजीली एक्सेसिबल हो ताकि वो आसानी से उसमें ट्रैवल कर सके, वहाँ पे जा सके, वहाँ से आ सके। क्योंकि हर कोई जो भी हैंडीकैप है, कह सकते दिव्यांग है, जिनको कहते हैं दिव्यांग है, उनको वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, है ना, उनको दूसरे का वेट ना करना पड़े कि कोई आए मुझे हेल्प कर दे। दैट शुड नॉट बी द केस, इसलिए सुगम्य भारत अभियान ये स्कीम है। इसके अंदर क्या है, इनकी जो मोबिलिटी है उसको इजी करने के लिए सारी जगहों पे, लाइक ट्रेन्स, बसेस, मेट्रोज, लाइब्रेरीज, जो कहीं भी हैं वहाँ पे इनकी इजी एक्सेस हो, इसके लिए ये स्कीम है, राइट। तो ये किन से रिलेटेड है, दिव्यांगजन से। देन ओल्ड पेंशन स्कीम, ये तो काफ़ी अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में आपको समझना ये होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके अंदर
काफ़ी सारा बर्डन हो रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो था वो एम्प्लॉय की तरफ से नहीं होता था, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का होता था। राइट। और 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी उनकी, उसका 50% उनको जो सरकार उनको देती थी। ठीक है ना। लास्ट ड्रॉन ऑफ द 50%, 50% ऑफ द लास्ट लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है ना। इसमें उनको डीए भी मिलता था, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ मिलता था ट्वाइस ईयर, 2 साल में 2 बार। और नो डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, इसके लिए सैलरी से उनको कोई डिडक्शन नहीं करी जाती थी, और जब उनकी जॉब खत्म हो जाती है तो फिर उनको ये पेंशन दी जाती थी। पर ये चीज़ बंद कर दी गई और नया किया स्टार्ट किया गया न्यू पेंशन स्कीम। 2004 में ये स्कीम बंद कर दी जाती है, एंड न्यू पेंशन स्कीम आता है जिसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने पेंशन के लिए। गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी उस फंड में, एंड फिर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसी फंड से आपको पेंशन दी जाती है। ठीक है ना। ये था हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें से आर्म फोर्सेस के लिए ये पेंशन स्कीम जो है वो चलाई जाती है अभी भी। जो ओल्ड वाली है वो अभी भी चलती है, पर नई वाली जो है वो बाकी सबके लिए है। ओल्ड वाली ये अभी भी चल रही है आर्म फोर्सेस के लिए, क्योंकि लोगों का कहना था कि आर्म फोर्सेस में लोग जाते हैं अपनी जान दे देते हैं, अगर उनको पेंशन भी नहीं मिलेगा तो फिर किस लिए जाएंगे। और हमें आर्म फोर्सेस में नए लोगों की ज़रूरत है, जो कंटिन्यूअसली वहाँ पे नए लोग आते रहे, वहाँ पे रिक्रूट होते रहें, ताकि हमारे जवान जो है वो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते रहें। राइट। न्यू पेंशन स्कीम आर लॉन्च्ड एज अ वे फॉर द गवर्नमेंट टू गेट रीड ऑफ पेंशन लाइबिलिटीज, क्योंकि पेंशन की वजह से सरकार के ऊपर काफ़ी बर्डन आ रहा था, तो उससे निपटने के लिए ये न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था। अभी नव द सीन है ये कि पॉलिटिक्स में अभी जो ऑपोजिशन है उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो इनको लगता है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम ले आते हैं वापस से तो फिर हमारा काम बन जाएगा, लोग हमें वोट करेंगे। पर ये क्या होगा इससे, यूसी कि अभी हो सकता है 2 4 5 साल 10 साल तो ये चला लेंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन पैसा कहाँ से देंगे, सरकार का पैसा कहाँ से आएगा, लोगों से ही टैक्स लेना होगा। यानी कि फ्यूचर, अभी जिनको ये पैसा देंगे अगले जनरेशन से, यानी 10 ईयर्स या 15 ईयर्स बाद की जो जनरेशन टैक्स देने वाली होगी, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा। यानी अभी वाले लोगों को मौज कराओ, बाद वाले लोगों को फ्यूचर पे बर्डन डालते जाओ। दिस इज वेरी रिडिकुलस। एनपीएस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय पीएफआरडीए। पीएफआरडीए ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो इसको ऑपरेट करती थी। ऑल सिटीजन 18 से 70 साल के लोगों के लिए न्यू पेंशन स्कीम की जो एज स्कीम है, एज ब्रैकेट है, वो 18 to 17 ईयर्स की है। ठीक है। देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 जन नवंबर, सॉरी नवंबर में नॉट जन, 26 नवंबर। जनवरी इतनी बार हम बोल चुके हैं कि जब भी कुछ होता है तो 26 जन अपने आप ही आ जाता है। 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है इसको, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। राइट। अब हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हो गया था, और हमने इसको 26 नवंबर इसलिए लिया गया है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लागू कर दिए गए थे। राइट। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिनको मतलब मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को लागू होता है, पूरा का पूरा। लेकिन कुछ पार्ट हो जाता है लागू 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और 19 नवंबर 2015 को ये डिसाइड, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अब हम देखते हैं, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम ये देखते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से ली गई है ना। जो मोटिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन को जो मिलता है हमारे को, वो कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके लिए देखते हैं। जैसे कुछ 10 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ से अलग अलग सोर्सेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ली गई है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटिश ने ही यहाँ पे रूल किया है। तो ब्रिटिश ने जब रूल किया है तो ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रिटिश जब ने रूल किया था 1930, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 जो है वह उसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया जाता है, और उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस होते हैं वही फिर से उसी को कंटिन्यू किया जाता है। यानी जो ब्रिटिश सिस्टम यहाँ पे चल रहा होता है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश से हम काफ़ी सारे प्रोविजंस ले रहे होंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म, क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया है, जो डेमोक्रेसी है
और जो बहुमत की सरकार है ये हमने लिया है ब्रिटिश से। ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी कहे जाते हैं रूल ऑफ लॉ के जनक, कि उन्होंने ही दिया है ये कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ का। और उसके पहले भी जो एरिस्टोटल है, जो ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, उसने दिया था रूल ऑफ लॉ का आइडिया, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ है वो एवी डाइसी से आता है। और एवी डाइसी जो है वो देते हैं यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है ये आती हैं हमारे को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इन्फ्लुएंस होकर के ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे कॉपी करी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने चीज़ें कॉपी करी है। जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स जो बिल ऑफ राइट्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे हमने फंडामेंटल राइट्स कॉपी करी है। फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ जो है वो लिबरल गवर्नमेंट, यानी लिबरल गवर्नमेंट की निशानी है। जब भी कभी कोई लिबरल गवर्नमेंट बनेगा वहाँ पे लोगों के एक फंडामेंटल राइट्स दी जाती हैं उनको। अगर लिबरल गवर्नमेंट नहीं बनेगा, कंजर्वेटिव होगा, तो वहाँ पे लोगों की राइट्स नहीं होती। जैसे अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान में लोगों की कोई राइट्स नहीं है, वो जब चाहे वहाँ पे उनकी राइट्स जा सकती है, शरिया लागू हो सकता है। शरिया का मतलब ही होता है यू हैव नो राइट्स, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारी कंट्री जो है वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबरल फिलॉसफी पे बना हुआ है, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो जुडिशियल सिस्टम है एंड फंडामेंटल राइट्स है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरल सिस्टम। हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम है हमारा, पर हमारा यूनिटरी नेचर है, कि जब इमरजेंसी होती है तो उस समय हमारा स्टेट जो है वो यूनिटरी हो जाता है, राइट, विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, रेसिडुअल पावर्स, इंटर स्टेट रिलेशंस। ये सारी चीज़ें जो है हमने लिया है कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से, सॉरी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डीपीएसपी बोलते हैं। और डीपीएसपी एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेट आगे फ्यूचर में कैसे काम करना चाहिए, उसको पॉलिसीज किस तरीके से बनानी चाहिए, उसके बारे में बात करती है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज विद इन कंट्री। तो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से आता है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इससे हमने क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन। मतलब हमने जर्मनी से लिया है इमरजेंसी, यानी कि हमने भी कमाल किया है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी कॉपी कर लिया है। 5 इयर्स प्लान लिया है हमने। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। और उससे ही से हम लेते हैं 5 ईयर प्लान्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑब्वियसली जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता है, क्योंकि जो लिबरल इकोनॉमी है वो राइट्स की बात करता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो ड्यूटीज की बात करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यहाँ पे लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो हमने जस्ट शुरू में ही बताया था कि मैंने इससे काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर, ओनर्स ऑफ फ्यूड्रल, सॉरी ये कुछ पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, फेडरल फीचर्स, बस इसमें आई थिंक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फेडरल फीचर जो हमने लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिए हैं 1935 से। साउथ अफ्रीकन से हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368, आपने पढ़ा ही होगा, आर्टिकल 368 से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। ये आता है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही सारी चीज़ें हम अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं हमने। इसमें से डीपीएसपी हमने किससे लिया है, हमने इमरजेंसी किससे लिया है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम किससे लिया है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। देन द नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट है इसमें, उसमें ई कोड प्रोजेक्ट, ओके। तो हम जस्ट अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन डे देख रहे थे, तो उसी में कुछ और स्कीम्स भी आई हैं, जैसे वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जो कि जुडिशरी से ही रिलेटेड है। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का मतलब क्या होता है, टू एग्जिबिट वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एट द कोर्ट लेवल। हर एक कोर्ट में एक ऐसे वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, यानी कि कुछ एक डिस्प्ले जैसा होगा, जिससे वाइटल जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी। जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 एक टूल है, जिससे इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट, ये उसके लिए है। वहाँ के जो जो कोर्ट ऑफिसर्स होंगे उनके पास होगा ये। आपको याद ये रखना है कि वर्चुअल जस्टिस क्लॉक तो दिख रहा है जुडिशरी से रिलेटेड है, जस्टिस मोबाइल ऐप भी जुडिशरी से रिलेटेड है। डिजिटल कोर्ट का मतलब ही होता है कि जो भी कोर्ट की जो पेपर वर्क है उसको डिजिटाइज कर दिया जाए, ताकि जजेस या फिर स्पेशली जजेस को जब कुछ रेफर करना हो तो दैट बिकम्स क्वाइट ईजी।
द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन वॉयज 2050। अब ये है क्या? नाउ द थिंग इज कि जब हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, हमें पता है कि जो हमारा ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो शिपिंग से होता है। शिप्स, शिपिंग लिख देता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज थ्रू वाटरवे, क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है, टाइम कम लेता है, और काफ़ी लंबे दूरी तक जाना है तो काफ़ी वेट भी हमें कवर करना होता है, कैरी करना होता है। तो इन सब के लिए जो वाटरवे है इज़ द बेस्ट मेथड, है ना। अब यहाँ से यूएस से इंडिया को अगर ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली हम एरोप्लेन तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या, शिप्स में भेजते हैं। उसमें टाइम लगता है, पर दैट इज़ चीप, एंड काफ़ी सारा वेट हम एक साथ कंटेनर पे कंटेनर पे कंटेनर डाल के हम भेजते हैं, राइट। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि शिप्स सारे के सारे वाटरवे से जाएंगे तो शिप से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वो पोल्यूशन का रीज़न होती है। नॉर्वे एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ये ग्रीन वॉयज 2050 ये करने वाले हैं। इसका मतलब, ग्रीन का मतलब ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज को जो रिलीज हो रहा है वहां से उसको कम करना है। वॉयज का मतलब ही होता है रास्ता, आप जब ट्रैवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉयज। 2050 हमारा टारगेट है, जिसमें हम जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो जो रिलीज हो रहा है उसको हमें कम करना है, राइट। इसमें टू स्पर ग्लोबल एफर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टेस्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, आप टेक्नोलॉजी लगा करके उसको कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज को। ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन वॉयज 2050, इसमें दो चीज़ हमें याद रखनी है। नॉर्वे एंड आईएमओ ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, प्लस CO2 एमिशन को कम करना हमारा टारगेट है। मार्ग पोर्टल, अब ये क्या है देखते हैं। मार्ग पोर्टल इज द नेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया को मेंटरशिप देने के लिए, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि अगर बिजनेस बढ़ाना है, अगर एम्प्लॉयमेंट लाना है, गरीबी भगानी है, भूखमरी कम करनी है, तो उसके लिए बिजनेस हमें स्टार्ट करना होगा। गवर्नमेंट हर किसी को जॉब नहीं दे सकती, राइट। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए स्टार्टअप करने होंगे हमें, जो वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा खुद को। तो उसके लिए लोगों को मेंटरशिप चाहिए होगी, उसी के लिए मार्ग पोर्टल है, आप वहाँ पे मेंटरशिप ले सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली यूजर इंटरफेस, रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, मेंटर्स, वीडियो एंड ऑडियो कॉल ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो फायदा किसको होगा? स्टार्टअप्स को, जो लोग स्टार्टअप करने वाले हैं उनको। अब स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है जिसके अंदर, जो स्टार्टअप फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार करने की बात की जा रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे जो स्टार्टअप बन रहे हैं, उसमें हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उससे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ग्लोबल जो ट्रेड है वो बहुत मैसिव है, उसके अंदर बहुत पैसा है, बहुत माल है उसमें। तो उसको अगर हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा ट्रेड अगर उससे कनेक्ट हो जाता है, हमारा सप्लाई या फिर जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वो ग्लोबल प्रोडक्ट से जुड़ जाता है, तो हम क्या आसानी से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी के लिए स्टार्टअप इंडिया है, राइट। अब स्टार्टअप इंडिया हैज़ रोल्ड आउट सेवरल प्रोग्राम्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। इसमें इंडिया हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इन इन द वर्ल्ड, यानी आफ्टर, सबसे पहले यूएस है, देन चाइना। यूएस, चाइना एंड इंडिया। हमारे पास यूएस है सबसे पहले, देन चाइना है, एंड देन इंडिया है। वर्ल्ड में इंडिया जो है थर्ड नंबर पे, स्टार्टअप के इकोसिस्टम की रैंकिंग में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। फ्रेंड शोरिंग जस्ट एक वर्ड है कि यूएस में इसको यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऐसे फ्रेंड शोरिंग एक वर्ड दिया है, जिसमें क्या है कि वो रॉ मटेरियल जो अपने कंट्री के लिए खरीदते हैं वो अपने फ्रेंड्स से खरीदेंगे, ठीक है ना। कि फ्रेंड शोरिंग टू डाइवर्सिफाई ट्रेड अवे फ्रॉम द कंट्रीज दैट आर प्रेजेंट एट जियोपॉलिटिकल रिस्क। Friendshoring is a strategy where country sources the raw materials, components, and even manufacture goods from countries that share its values. अपने दोस्तों से अपनी चीज़ें खरीदना, ठीक है ना। तो हम उसी से अपनी चीज़ें खरीदेंगे जो लोग हमारे फ्रेंड्स हैं। ये उस टाइप की चीज़ है फ्रेंड शोरिंग। इसको एलाई शोरिंग भी कहते हैं। बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड, ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जब कोई नई बिल्डिंग बने, बिल्कुल जीरो से लेकर के, पिलर डाले, फिर दीवार बनाए, फिर छत बनाए, फिर सब कुछ, ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है ऑलरेडी कोई चीज़ बनी हुई, उसको रिनोवेट कर रहे हैं, उसको ठीक ठाक करके, मरम्मत करके, अपग्रेड करके बना दे रहे हैं, तो ब्राउन फील्ड हो गया। इकोनॉमी में हमेशा ये वर्ड आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। देन फाइनेंस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एक ग्रीन सब्जेक्ट है, ग्रीन टॉपिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिया है।
अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आर्टिकल 280 सबसे पहले फाइनेंस कमीशन की बात करता है। फाइनेंस कमीशन के जो मेंशन है वो आर्टिकल 280 में है। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। पार्ट 12 के अंदर ये मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को हर 4 साल में या उससे पहले, ठीक है ना। मेंबर्स कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं जिसमें हाईकोर्ट जज हो सकते हैं, और ये सारे लोग प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इनका काम क्या है? तो इनका काम है फाइनेंस कमीशन का कि फाइनेंस सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस हैं, फाइनेंस है, उसको कैसे डिवाइड करना है, ये सारा। इसमें अगर हम देखें इसके डिटेल्स में तो मैं जस्ट बताऊं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि टैक्स जो है मेजॉरिटी सेक्शन सेंटर के पास आती है, फिर सेंटर देते हैं स्टेट्स को। और इनफैक्ट जब जीएसटी आ गया है, तब से तो और भी सारा पैसा मैक्सिमम पैसा सेंटर के पास आता है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर आ गए हैं और यहाँ से फिर जाएगा ये स्टेट्स को, राइट। तो इसलिए सेंटर जो है वो पैसा लेगी तो स्टेट्स को फिर वापस देना पड़ेगा। तो वो कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये सारा कुछ डिसाइड करने का काम फाइनेंस कमीशन का है। प्रिंसिपल ग्रांट इन एड स्टेट्स, सेंटर जो है वो कुछ ऐसे स्टेट्स को ग्रांट्स भी देती है कि आप अपना इकोनॉमी को या फिर अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो। तो उसके लिए वो किस बेसिस पे दिया जाना चाहिए, किन को दिया जाना चाहिए, ये सारा काम फाइनेंस कमीशन का है, ठीक है ना। कंसोलिडेटेड इवेलुएट द राइज इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ए टैक्स टू अफिक्स फंड ऑफ ए स्टेट टू अफिक्स द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अब इसमें क्या, स्टेट के भी फाइनेंस कमीशन होती है, तो उनके अंदर भी कि उनके जो फाइनेंसेस हैं स्टेट पंचायत के म्यूनिसिपैलिटीज के, उनको कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ये सब भी काम फाइनेंस कमीशन का ही है। बाकी दूसरे काम जो प्रेसिडेंट और देंगे, वो जो प्रेसिडेंट देंगे वो सारे काम। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1952 में ये फाउंड किया जाता, स्टैब्लिश किया जाता है। केसी नियोगी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट चेयरमैन होते हैं। अभी जो 14th फाइनेंस कमीशन है, 15th, उसके चेयरमैन है एन के सिंह। ये नाम आपको पक्का याद रखना है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, एन के सिंह। एंड 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है वो वाई वी देवड़ा, ऐसे ही कुछ नाम है। 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। एंड केसी नियोगी हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, राइट। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टेट फाइन उसी तरीके स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 243 में लिखा गया है उसके बारे में, और वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के इश्यूज को देखता है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंस कमीशन के बारे में, राइट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2022। अब ये इंडियन नेवी की जो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी बातचीत होती है, उसमें जो टॉप लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुपिंग है, उसको कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2022। ये इंडियन नेवी की एपेक्स इंटरनेशनल लेवल की एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जो इंडो पैसिफिक है, यानी इंडो पैसिफिक की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया हो गया, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ पे इंडोनेशिया, माला, जावा, सुमात्रा, ये सारे हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पे पैसिफिक, चाइना का एरिया प्लस ये, इसको कहते हैं इंडो पैसिफिक। इसमें जो इंडियन ओशन है वो भी इसका पार्ट हो जाता है इंडो पैसिफिक का, क्योंकि नाम ही इंडो पैसिफिक है, इंडो आता ही इंडिया से है, राइट। तो इंडो पैसिफिक, ये जो रीजन है वो इंडो पैसिफिक का रीजन है, राइट। अब इसमें चाइना की कह सकते हैं डोमिनेंस है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसको, क्योंकि यहीं से सारे ट्रेड जो है, मैक्सिमम ट्रेड, सॉरी, यहाँ पे ये मैक्सिमम ट्रेड यहाँ से गुजरता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, इसलिए सरकार अंडमान निकोबार को काफ़ी मोटी आई मीन डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। यहाँ से इस ट्रेड से होकर के यहाँ से मैक्सिमम ट्रेड गुजरेगा, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे इस ट्रेड से। यहाँ पे हम इंडो पैसिफिक के अंदर अपना डोमिनेंस बनाए रखना है, चाइना को काउंटर करते रहना है, प्लस अंडमान एंड निकोबार को भी इम्प्रूव करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट लाना है। इन सब के लिए ये इस तरीके की जो रीजन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बातचीत चल रही है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, IPRD, राइट। इंडियन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जो इंडियन नेवी के टॉप लेवल की डायलॉग होती है यहाँ पे। तो आपको याद क्या रखना है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है वो, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। अब यहाँ पे
जो ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है, हमने ऑलरेडी 12 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखा है। रिसेंटली हमने यूएई से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने यूएई से अभी रिसेंटली ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है कि टैक्सेस हमारी मिनिमम होती हैं दो कंट्रीज के बीच में, और इसको इसलिए कम किया जाता है ताकि हम मैक्सिमम ट्रेड कर सके, इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, इसलिए। राइट, तो यूएई के साथ अभी हमने साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी बात चल रही है, यूके के साथ हमारी बात चल रही है, एंड ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारी बात चल रही है। राइट, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे ये पहली ऐसी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, जो पिछले 10 साल में हम ट्रेड डील इनके साथ कर रहे हैं। राइट, अब इसके साथ फायदा ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हमारे साथ क्वाड का मेंबर है। हम जानते हैं क्वाड में 4 कंट्रीज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, ये 4 कंट्रीज हैं जो कि चाइना को इंडो पैसिफिक में कंटेन करने की जो कह सकते हैं एक उनका मेन टारगेट है, वो ये है क्वाड। राइट, अब इसी तरीके से यहाँ पे सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव SCRI, इसमें भी चाइना, सॉरी, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है। क्योंकि जब चाइना जो है वो कोविड के टाइम हम देखते हैं कैसे उसने सप्लाई चेन को पूरा डिसरप्ट कर दिया था। चाइना से सारा प्रोडक्शन निकाल के हम अलग अलग जगहों पे फिक्स करें उनको, वहाँ पे प्रोडक्शन चेन हम अपना चाइना को डाइवर्ट कर दें, मतलब चाइना को हम आउट कर दें अपने सप्लाई चेन से। तो ये हमारा टारगेट है। राइट, उसके लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI है, जिसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हमारा ट्रेड डील हो जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी फायदे की बात होगी। राइट, तो क्वाड आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SCRI काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आपने समझ लिया। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि टैक्सेस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है कंपेरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ के, जो हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ रखते हैं उससे काफ़ी कम हो जाता है। राइट, इसमें हम ट्रेड इन गुड्स करेंगे, उसके बाद सर्विसेज में ट्रेड करेंगे, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड जो है वो कम हो जाएगा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो है वो कम कर लेंगे हम। फाइटोसैनिटरी मेजर्स का मतलब होता है कि आप जो आपके प्लांट ओरिजिन जो प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्यों वो क्या होता है, जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो बोलते हैं आपने प्रोसेसिंग सही से नहीं करी है, इसको अच्छे से सैनिटाइज नहीं किया है, इस तरीके के बहुत तामझाम होते हैं और उससे फिर ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं। Australia is 17th largest trading partner of India and India is Australia's 9th trade largest trading partner. ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया से अगर डील करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी फायदे की बात होगी। ऑस्ट्रेलिया हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। राइट, ये ओशियानिया है जिसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें ये सारे ऑस्ट्रेलिया के ही पार्ट है, जो ग्रीन दिखा रहे हैं ये हाफ जो है यहाँ पे, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। राइट, G20, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इसका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे G20। देन ब्लैक सी इनिशिएटिव एंड देन सिट। तो G20 हम देख लेते हैं फटाफट। इसमें G20 क्या है, जो हमने 2020 में इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंटशिप ले ली है, और G20 में इसका जो जो लास्ट ईयर का यानी जो इंडोनेशिया में हुआ था उसका जो स्लोगन था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये बाली में हुआ था। 17th 18th जो है वो इंडिया में होने वाला है। राइट, 2023 में, जो अभी दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। द फर्स्ट टाइम ट्रोइका इज कंसिस्टिंग। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका आपको समझना चाहिए कि ट्रोइका क्या है कि 3 देशों का एक ग्रुप होता है, जिसमें करंट प्रेसिडेंट जो होगा वो यानी कि इंडिया होगा अभी, जो पिछला होगा यानी कि इंडोनेशिया होगा, और जो अगला होगा फ्यूचर का वो होगा ब्राज़ील। तो 3 ऐसी कंट्रीज का ग्रुप होता है जो कि डिसाइड करते रहते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा डिस्कशन का, क्योंकि इंडोनेशिया इनको गाइड करेगा कि हमने क्या डिस्कशन किया है, इंडिया अभी करंट में देखेगा कि हमें क्या डिस्कस करना है, क्या टॉपिक होनी चाहिए, और ब्राज़ील ये बताता रहेगा कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। और इस तरीके से 3 ग्रुप्स ऐसे चलती रहती है। अगला जो ट्रॉइका होगा उसमें फिर इंडिया होगा, ब्राज़ील होगा, और जो फ्यूचर का जो अगला मेंबर होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो बनाएगा 3 ग्रुप। ये हम 3 के ग्रुप जो है वो हमेशा चलते रहते हैं। राइट, इसको कहते हैं ट्रॉइका। तो जो करंट ट्रॉइका है वो इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। देन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये देखते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव आखिर है क्या। सबसे पहले उसके पहले हम देख लेते हैं कि आखिर G20 वो 1919 में आया था, क्योंकि एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसको उससे निपटने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है G20 में रहते हैं, G20 कंट्रीज में रहते हैं। 80% जो GDP है वर्ल्ड की वो G20 कंट्रीज में ही है। 75% ग्लोबल ट्रेड है। तो इस तरीके से जो G20 जो डिसीजन लेगा या फिर जो वहाँ पे जो पॉलिसीज बनाएगा, वो वर्ल्ड ट्रेड को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस करने वाला है।
राइट। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है? अब रशिया ने यूक्रेन के साथ फाइट करना है, ठीक है ना, रशिया प्लस यूक्रेन ये फाइट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ब्लैक सी के पास से जो पासेज है वो काफ़ी मिलिटराइज हो गया था, क्योंकि वहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है। तो इसके लिए जो वहाँ पे आसपास की जो कंट्रीज है वो काफ़ी डर गए थे, उनको लगता था कि यहाँ से ऐसे ट्रेड जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फूड ग्रेन्स वहाँ से रशिया एंड यूक्रेन से आता है, एक्सपोर्ट करते हैं वो, तो बाकी कंट्रीज के पास पहुँचता है, तो इसलिए उनको लगता था कि उस ट्रेड रूट को सिक्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये है। ग्रेन का मतलब ये है कि फूड ग्रेन्स की बात हो रही है यहाँ पे। टैकल स्केलेटिंग फूड प्राइसेस, क्योंकि अब जो गेहूं है, हमने देखा है कि कैसे जो वीट की प्राइसेस कितनी ज़्यादा हो गई थी, राइट। तो इसलिए इससे निपटने के लिए जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लॉन्च की गई, इसको इसने द डील ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड टर्की। टर्की का एक बहुत बड़ा वहाँ पे स्टेक है, क्योंकि टर्की वहाँ पे जो ब्लैक सी के अराउंड ही टर्की जो है वहाँ पे ऑलरेडी वो टर्की यानी उसका लोकेशन जो टर्की का ब्लैक सी के पास ही है, ठीक है ना। तो इसलिए टर्की का काफ़ी वहाँ पे स्टेक होता है, सारी जो पासेज होती है वो टर्की के परमिशन से ही होती है, जितने भी शिप्स वहाँ से पास होते हैं वो, ठीक है ना। रशिया को वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट भी कहते हैं रशिया को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है, रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, और यहाँ से ग्रेन्स के सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है। इंटरप्टेड 120 दिन के लिए पूरा सप्लाई रुक गया था। फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। यूक्रेन इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, मेज, रेपसीड, सनफ्लावर। इनिशिएटिव ऑल्सो हैज बीन क्रिएटेड हैविंग मेड ह्यूज डिफरेंस टू। यूक्रेन जो है वो वीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, प्लस जो इसकी वजह से ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी कंट्रोल कर पाए। नहीं तो अगर ग्रेन सपोज ऐसे रुक जाता, तो जो पाकिस्तान में अभी आटे नहीं मिल रहे हैं, वो पता चलता दुनिया में कि बहुत सारे देशों में आटे नहीं मिल रहे होते। तो हम पाकिस्तान ऐसे कई सारे पाकिस्तान दुनिया में बन चुके होते अगर ये इस तरीके के इनिशिएटिव नहीं लिए जाते तो, राइट। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स कुछ जो हमने यहाँ पे देखे हैं। जो नेक्स्ट 2 और एपिसोड्स होंगे जिसमें बाकी के टॉपिक्स भी आएंगे, वो आप इसके बाद देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पे कवर किए हैं, राइट। अब जो कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो अगले एपिसोड में भी आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू देन, बाय बाय।